देखो इसमें दो तीन बातें हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, जैसा तुमको मैं पहले भी बता चुका हूं कि पहली बात तो इम्पोर्टेंट ये है कि एडिशन कब होता है उसको हम बोलते हैं एडिशन प्रिंसिपल। नंबर वन इज एडिशन प्रिंसिपल। और दूसरा मल्टीप्लिकेशन कब होता है उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो एडिशन कब है, मल्टीप्लिकेशन कब है, ये हमें पता होना चाहिए। एडिशन मतलब जब भी और होएगा तो ऐड होएगा, जब भी एंड होगा तो मल्टीप्लाई होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोलता हूँ कि भाई बहुत सिंपल सी बात है कि 10 बच्चे हैं क्लास में जो मैथ पढ़ रहे हैं, 5 बच्चे हैं क्लास में जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 बच्चों के पास मैथ्स है, 5 बच्चों के पास फिजिक्स है, या फिजिक्स चलो छोड़ो क्योंकि जिन बच्चों के पास मैथ्स होता है वो फिजिक्स लेते ही हैं। तो 10 बच्चों के पास मैथ्स है, 5 बच्चों के पास बायो है। तो यू हैव टू सेलेक्ट वन कैंडिडेट विच इज हैविंग ईदर मैथ और बायो, ईदर और। तो 10 प्लस 5 15 तरीके आ जाएंगे, तो एडिशन होगा ईदर और। तो या तो एक वो मैथ्स का कैंडिडेट होगा M1 M2 अप टू M10, कोई 10 में से एक होगा, या B1 B2 B3 B4 B5 इनमें से एक होगा। तो टोटल 15 पॉसिबिलिटी। अब मैं दूसरे केस में आता हूँ, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। तो मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल में क्या है कि 10 मैथ्स के कैंडिडेट थे, 5 बायो के कैंडिडेट थे, मुझे दो कैंडिडेट सेलेक्ट करने, विचार दो कैंडिडेट सेलेक्ट करने, वन मैथ्स एंड वन बायो, वन मैथ्स एंड वन बायो। तो एंड मतलब मल्टीप्लाई। तो 10 इंटू 5 50 तरीके हो जाएंगे लॉजिकल। देखो पहले तो मैथ्स का पहला कैंडिडेट है, तो उसके साथ बायो के पांचों में से कोई भी आ जाएगा। जैसे मैथ्स का दूसरा कैंडिडेट है, तो उसके साथ भी बायो के पांचों में से कोई भी आ जाएगा। तो हर मैथ्स के साथ 5 पॉसिबिलिटी है, तो टोटल 50 पॉसिबिलिटी आएंगी। यानी कि टोटल आंसर आएगा 10 इंटू 5 दैट इज 50। तो मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ गई होगी कि मल्टीप्लीकेशन कब करते हैं, एडिशन कब करते हैं। इसमें कोई डाउट है? बच्चों बोलो, B1 बैच वाले खास तौर से समझ में आ रही है ये बात? यस सर। ठीक है, बोर्ड दिख रहा है ना प्रॉपर? यस सर, दिख रहा तो लिखो, इतना लिखो पहले। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में एडिशन प्रिंसिपल पहली बात, और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल दूसरी बात। जब और होएगा तो एडिशन बोलते हैं हम, एंड सॉरी प्लस करेंगे। और जब एंड होएगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहली तो लॉजिक ये है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एडिशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या है। सिंपल सी बात है। अब आ जाओ परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पे। उसके बाद तुम्हें इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। परमुटेशन मतलब होता है NPR, एन में से आर चीजों को अरेंज करने के तरीके। तो फॉर्मूला होगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल। ये हमारा परमुटेशन है। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है NCR, एन में से आर चीजों को सेलेक्ट करने के तरीके। तो n फैक्टोरियल, इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ अभी तक, बाकी बातें बाद में करेंगे। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखो अगर मैं आर फैक्टोरियल इधर ले आऊं, तो एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल, ये बचा हुआ फॉर्मूला एनपीआर का बन जाएगा। तो एटलीस्ट इतना तुम्हें पता होना चाहिए, कम से कम ये लिखो, फॉर्मूला लिखो। एनपीआर का मतलब होता है नंबर ऑफ वेज टू अरेंज आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स। उसका फॉर्मूला लिखा मैंने, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। एनसीआर का मतलब होता है नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स। उसका फॉर्मूला लिखा एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई करके एक रिजल्ट आया कि पहले आर चीजों को सिलेक्ट करा, आर फैक्टोरियल करा, तो अरेंजमेंट का तरीका है। इतना लिखो, फिर मैं डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है बेटा? ठीक है, लिख लो। लिख लिया बेटा फॉर्मूला, फिर आगे बढ़ू? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा, अरेंजमेंट और सिलेक्शन में क्या फर्क होता है। देखो
जैसे मान लो मेरे पास ये 3 लेटर्स हैं ए बी सी, इन 3 लेटर्स को मुझे 3 जगह अरेंज करना है, ए बी सी 3 लेटर से 3 जगह अरेंज करना है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है? ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी, सी बी ए। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे इसके? 6 तरीके होंगे, राइट? तो यानी कि अगर थोड़ा ध्यान से समझना, इसको मैं कैसे कैसे लिख सकता हूँ। देखो 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, ध्यान से समझना, 3 चीजों को 3 जगह अरेंज करना, रिपीटिशन नहीं हो रहा, बी 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 नहीं हो रहा, बी सी सी नहीं हो रहा। तो पहले प्लेस को मैं 3 तरीके से भर सकता हूँ, ए बी सी में से कोई भी। दूसरे प्लेस को 2 तरीके से और तीसरे को 1 से। तो आंसर 6 आ गया या नहीं आ गया? ऑल ऑफ यू क्लियर? यस सर। क्या एक बार दोबारा बोलते बता हैं? दीजिए। अब एक और बात देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3p3। इसको मैं परमुटेशन वाले मेथड से कर रहा हूँ, 3p3। 3 में से 3 चीजों को अरेंज कर रहा हूँ, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3, 0 का फैक्टोरियल। आंसर है 6। ये भी एक ही बात है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है बेटा। समझ में आ रही इतनी बात? ठीक है। तीसरा मैं क्या करूंगा, एक और तरीका बता रहा हूँ। 3 में से 3 चीजों को सेलेक्ट करो और उन तीनों को आपस में अरेंज कर दो। बेस्ट मेथड मुझे यही लगता है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपने बताया था। तो जैसे 6, तो या तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से अरेंज कर रहे हैं, या हम कॉम्यूटेशन वाला मेथड लगा रहे हैं, या हम कॉम्बिनेशन वाला मेथड लगा रहे हैं। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, लिखो लिखो, लिखते चलो एंड टू एंड। सर बोर्ड से पूरा नहीं दिख रहा, तो साइड का नहीं दिख रहा। बेटा हो गया यहाँ तक? ठीक है। यस। ये जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले हैं ना, ये विदाउट रिपीटिशन के केस देते हैं, विद रिपीटिशन नहीं। एक और चीज देखो, 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है इसको समझ लो। कई तरीके से प्रूव कर सकते हो, जनरल बात बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सी बात। n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये है n में से 8 चीजें सेलेक्ट करने के तरीके। मान लो मेरे पास 5 बॉल्स है और मुझे 5 की 5 सेलेक्ट करनी है, तो एक ही तरीका होगा, पांचों ले ली, बात खत्म। 5 में से एक सेलेक्ट करनी है तो 5 तरीके होंगे, अलग 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 अलग। 5 में से 2 सेलेक्ट करनी है तो उसके भी अलग अलग तरीके होंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर 5 में से 5 सेलेक्ट करनी है तो एक ही तरीका होगा। यानी कि अगर मैं इसको एनसीएन बोलूं तो एनसीएन 1 आएगा। तो इफ आई पुट r इक्वल्स टू n, अगर मैं r की जगह n डाल दूं तो एनसीएन 1 होगा। तो एनसीएन विल बी, ये n फैक्टोरियल हो गया, r की जगह डाल दो n तो n फैक्टोरियल होगा, r की जगह n डाल दो तो 0 फैक्टोरियल। और अभी बताया एनसीएन 1 होगा, तो ये कट उठा के 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1। सिंपल। ऑल ऑफ यू यस सर। यस। लिख लो, इसको भी पता नहीं होता बच्चों को, व्हाट इज दिस 0 फैक्टोरियल एंड व्हाई इट इज 1। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जैसे हमने उस दिन भी डिस्कस करा था, मान लो हमारे पास डिजिट है 0 to 9 या 1 to 9 व्हाटएवर। अगर मेरे पास 1 to 9 तक की डिजिट है और मुझे 4 डिजिट नंबर बनाने विद रिपीटिशन, तो विद रिपीटिशन में कितने तरीके होंगे? 9 into 9 into 9 into 9, तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स विल बी 9 to the power 4 नंबर। तो विद रिपीटिशन क्या होगा? 9 to the power 4। कोई डाउट? ठीक है।
अब देखो विदाउट रिपीटिशन क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल पे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, कोई डाउट? विदाउट रिपीटिशन के केसेस हम पी और सी से कर सकते हैं। 9 चीजों को 4 जगह अरेंज करना है, यही आंसर आएगा। देखो 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल और अपॉन में 5 फैक्टोरियल, कट गया, यही आ गया। एक और तरीका, 9 में से 4 चीज सेलेक्ट करो और चारों को आपस में अरेंज करो, वही बात है वो। 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये कट गया तो वो भी यही आ गया, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। तो आइडिया क्या है, ये जो पीएनसी वाला फॉर्मूला है, एनपीआर और एनसीआर, ये विदाउट रेपिटेशन के केस कंसीडर करता है, विद रेपिटेशन नहीं कंसीडर करता। तो नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फाउंड यूजिंग द डिजिट 1 to 9, विद रेपिटेशन 9 to the power 4 और विदाउट रेपिटेशन इतने। ठीक है बेटा? यस। लास्ट टाइम भी मैंने एक बात बोली थी कि कैसा क्वेश्चन आता है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, पहले लिख लो क्योंकि बी बैच वाले भी बच्चे हैं, अभी वो नए हैं, तो देखते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 in which at least one of the digits repeat। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने क्लास में बताया था, तो बच्चे नए हैं वो ध्यान से लिखो क्वेश्चन को। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 using the digits 1 to 9 in which at least one of the digits repeat। सर 30। yes at least one of the digits repeat में क्या आता है आंसर, देखो बताओ। याद रखना जब भी मैं एटलीस्ट वन की बात करूंगा तो एक हमने कंसेप्ट पढ़ा था, टोटल माइनस नन, नन मतलब नेवर। तो टोटल केसेस में से वो वाले केसेस हटा दो जिसमें कुछ भी रिपीट नहीं होगा, तो बचे हुए में कम से कम एक तो रिपीट हो ही रहा होगा। तो टोटल केसेस कितने, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, और ये वो केसेस है जिसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। तो रिमेनिंग केसेस जो दोनों का सब्ट्रैक्शन आएगा, वो आंसर आएगा एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट्स रिपीट। कोई डाउट? लिख लो। एक बार दोबारा समझा दो, समझ नहीं आया। देखो टोटल केसेस कितने बनेंगे, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, मतलब ये विद रिपीटिशन है, ये टोटल पॉसिबिलिटी है नंबर की, रिपीट होने वाले भी आएंगे इसमें और ना रिपीट होने वाले भी आएंगे, ऐसा ही होगा। जैसे 1 1 2 1 आएगा, 1 1 1 1 आएगा, 1 2 3 4 आएगा, सारे आ जाएंगे। ये टोटल नंबर ऑफ नंबर्स है। जैसे मान लो मेरे पास 2 डिजिट होती है 1 और 2, और मुझे 2 जगह लगाना है, तो विद रिपीटिशन 4 पॉसिबिलिटी बनेगी। तुम देख लो कौन कौन सी, 11 आएगा, 12 आएगा, 21 आएगा, 22 आएगा। तो इसमें रेपिटेशन वाले भी हैं और विदाउट रेपिटेशन वाले भी हैं, समझ में आ रहा है? लेकिन अगर विदाउट रेपिटेशन बोलूंगा तो पहले पेज को 2 तरीके से और दूसरे को 1 से, तो 2 तरीके आ गए या नहीं आ गए विदाउट रेपिटेशन? बोलो। यस सर। तो बचे हुए जो तरीके हैं वो वही तो है जिसमें कुछ ना कुछ रिपीट करेगा। तो टोटल केसेस में से वो केसेस माइनस कर दो जिसमें कुछ भी रिपीट नहीं कर रहा, तो बचे हुए केसेस में कम से कम कुछ ना कुछ तो रिपीट करेगा ही करेगा। हमेशा ये लॉजिक वैलिड है।
एटलीस्ट वन विल रिपीट फॉर श्योर। कोई डाउट? नो। ठीक है ना, आगे बढ़े। एटलीस्ट वन रिपीट है तो ऐसा नहीं हो सकता कि सर 9 to the power 4 हम कर सकें, क्योंकि एटलीस्ट वन में अगर हम 9 to the power 4 कर देंगे तो सब रिपीट हो सकते हैं उसमें, एटलीस्ट वन तो आ ही जाएगा। 9 to the power 4 में ऐसे भी तो केसेस आएंगे जिसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा होगा। जैसे देखो अच्छा। जैसे 2 का स्क्वायर 4, तो देखो ये वाले 1 2 और 2 1 कहाँ रिपीट हो रहा है? कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। ओके सर। तो 9 to the power 4 में वो केसेस है जिसमें रिपीट भी हो रहा है, नहीं भी हो रहा, मतलब सारे केसेस है, टोटल केसेस है टोटल। और ये वो केसेस है जिसमें नो रिपीटिशन इज देयर, नो रिपीटिशन इज देयर। तो बचे हुए वो केसेस होंगे जिसमें से कम एक ना एक तो रिपीट करेगा ही करेगा। कोई डाउट? ठीक है, लिख लो, हटा दो। अब देखो जरा एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 0 to 9। 4 डिजिट नंबर्स यूजिंग द डिजिट 0 to 9। पहला केस है विद रेपिटेशन एंड सेकंड केस है विदाउट रेपिटेशन। पहला केस है विद रेपिटेशन एंड सेकंड केस है विदाउट रेपिटेशन। Done. करो ट्राई जरा। देखो 0 to 9 है ना, विद रेपिटेशन 4 प्लेसेस है। तो पहले प्लेस पे 0 अगर आ गया तो वो 4 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा, वो 3 डिजिट का हो जाएगा। तो पहले प्लेस में 0 को छोड़ के कुछ भी आ सकता है, 9 डिजिट। दूसरे प्लेस में 10 की 10 आ सकती है, तीसरे में भी 10 आ सकती है, चौथे में भी 10। तो टोटल नंबर से विद रेपिटेशन। कोई डाउट? बोलो। अब देखो विदाउट रेपिटेशन, विदाउट रेपिटेशन में ऑब्वियसली पहले में तो 9, दूसरे में 0 आ सकता है, लेकिन जो यहाँ आया होगा वो नहीं आएगा। ये मेरा मेथड है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो यानी कि 0 आ सकता है तो एक बढ़ गया, लेकिन जो आया है वो नहीं आ सकता तो एक घट गया, तो 9 ही रहेगा। तीसरे में एक और कम, चौथे में एक और। मेरे ख्याल से मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से दोनों बातें क्लियर हैं ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes. ठीक है। अब जो सेकंड वाला है ना, विदाउट रेपिटेशन वाला, सेकंड वाला जो केस है विदाउट रेपिटेशन वाला, उसको एनपीआर वाले मेथड से भी करते हैं। देखो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 4 डिजिट नंबर निकाल रहा हूँ विदाउट रेपिटेशन। तो आई टेक 9p4। गलत है या सही है? नहीं गलत नहीं। 10p4, 10 चीजों को 4 जगह अरेंज कर दिया। तो ये विदाउट रेपिटेशन वाले सारे केस आ गए या नहीं? यस सर। तो इसमें 4 डिजिट नंबर बन गए विदाउट रेपिटेशन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें वो नंबर भी इंक्लूड हो गए होंगे जिसमें यहाँ पे 0 है, और जो यहाँ पे 0 है वो 4 डिजिट नंबर तो होगा नहीं, वो 3 डिजिट नंबर होगा। ऐसे ही होगा। यस। तो यानी कि हम वो नंबर माइनस कर देते हैं जिसमें यहाँ पे 0 है। कोई डाउट? बताओ। ठीक है, तो वो नंबर अगर हम माइनस करते हैं जिसमें यहाँ पर 0 है, तो 0 को फिक्स करो, बचे 0 से 9 तक 9 नंबर, 9 चीजों को 4 जगह अरेंज कर दो। तो ये वो नंबर है जिसमें यहाँ पर 0 है। तो जो नेट आंसर आएगा टोटल 4 डिजिट के नंबर माइनस वो नंबर जिसमें फर्स्ट प्लेस पे 0 है, क्योंकि वो 4 डिजिट का तो होगा नहीं, तो वो हटाने पड़ेंगे, एंड वी विल गेट द 4 डिजिट नंबर्स विदाउट रिपीटिशन। एनी डाउट?
No, sir. ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया बेसिक आइडिया ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड बेसिक ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। ठीक है बेटा। यस सर। अब A1 बैच वाले भी एक चीज ध्यान से समझना, मैं थोड़ी डिफरेंट चीज बता रहा हूँ, हो सकता है लास्ट टाइम हमने डिस्कस नहीं करी हो, मैंने सोचा हूँ बाद में करूंगा, पहले मैं वो बता। कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में डिफरेंस क्या है देखो। मेरी क्लास में 5 बच्चे हैं ABCDE, ये भी छोड़ो, मेरे पास ये 5 लेटर्स है ABCD, मेरे से बोला जा रहा है कि इन 5 में से 3 लेटर्स को सिलेक्ट करो। तो मैंने लिखा 5C3। 5C3 को सॉल्व करूंगा जो टेस्ट पे होना चाहिए, खैर मैं अभी तो मैं करके बता रहा हूँ। आंसर 10 आएगा। नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 3 लेटर्स आउट ऑफ 5। 5C3, 5 मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, 3 स्टूडेंट सेलेक्ट करने के कितने तरीके। तुम्हारी क्लास में 5 बच्चे बैठे हैं, मुझे 3-3 के कॉम्बिनेशन बनाने। अब मैंने वर्ड चेंज करा, 3-3 के कॉम्बिनेशन बनाने हैं, 3-3 का सिलेक्शन करना है, तो मेरे पास 10 पॉसिबिलिटी है। मैं 10 पॉसिबिलिटी लिख रहा हूँ, क्या क्या देखना ऑल ऑफ यू। ABC, ABD, ABE, ACD, ACE, BCD, BCE, BDE, ये सब लिखना तुम्हें भी आना चाहिए। और CDE 10 हो गई क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक कोई रह गई होगी, ABC, ABD, ABE, ACD, ACE, एक रह गई आपकी ADE, और फिर आ गई आपकी BCD। देखो लिखने का तरीका सब आना चाहिए। बोलो समझ में आया? 10 के 10 तरीके आ गए या नहीं आ गए? Yes, sir. ठीक है। Yes. अब इनमें से जो 3 मैंने सेलेक्ट करे हैं, मान लो 3 कोई भी नाम ले लेते हैं, वैभव, एक नाम ले लेते हैं लक्ष्य, एक नाम ले लेते हैं सपोज मनोज। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन दोबारा कभी भी नहीं आएगा। ABC दोबारा नहीं आएगा, दिख रहा होगा तुम्हें, कहीं भी नहीं आएगा। मतलब जब हम सिलेक्शन करते हैं तो सेम सेट रिपीट नहीं होता, ऑर्डर नहीं बनते, तो इनको आपस में नहीं अरेंज कर सकता, वो फिर अरेंजमेंट की बात हो जाएगी। सिलेक्शन में ABC विल कम ओनली वन। एनी डाउट? No, sir. बट बच्चों को एक कंफ्यूजन रहता है कि यार सिलेक्शन में जैसे मान लो वैभव और कोई और लक्ष्य और एक और कोई बच्चा ले लो से श्रुति, 3 बच्चे एक बार मैंने सेलेक्ट कर लिए, तो सेकंड बार में ऑब्वियसली ये तीनों सेलेक्ट नहीं होंगे, लेकिन इनमें से कोई एक किसी 2 के साथ सेलेक्ट हो सकता है। देखो एक कई बार आ सकता है और कोई 2 भी कई बार आ सकते हैं, डिपेंड करता है वो कितनी बार पॉसिबिलिटी बनेगी, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनमें से कोई आ ही नहीं सकता, लेकिन वो ग्रुप नहीं आएगा पूरा पूरा। ये समझ में आ गया सिलेक्शन का लॉजिक? Yes. बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए तुम्हें सिलेक्शन होता क्या है। अब मान लो कोई मेरे से बोलता है यार 5 में से ना 3 चीज अरेंज करो, तो मैं लिखता 5P3। 5P3 को सॉल्व करता तो आता 60। मतलब बेसिकली होता 5 में से 3 चीज पहले सेलेक्ट करता और फिर तीनों को आपस में अरेंज करता, तो 10 into 6 60 आ जाता। होता क्या 3 अरेंज करने का मतलब सिलेक्शन के, तो ये तरीके आ गए। हर पर्टिकुलर सिलेक्शन क्योंकि 3 है तो 3 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएंगे, वो मैं लिख के दिखा रहा हूँ। ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA, तो ऐसे हर कॉम्बिनेशन हर सिलेक्शन को, मान लो मेरे को बोला है क्लास के 3 बच्चों को आपस में अरेंज करके बताओ, तो मैंने पहले 3-3 के कॉम्बिनेशन बना दिए और हर कॉम्बिनेशन के पास 3 अलग अलग कलर की चेयर रख दी और उनको आपस में भी इंटरचेंज कर सकता हूँ, तो वो 6 तरीके अलग है, तो टोटल नंबर ऑफ तरीके 60 आएंगे। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. तो पहले हमने सेलेक्ट करा और फिर हमने अरेंज करा, तो सिलेक्शन में सेम सेट पूरा पूरा दोबारा रिपीट नहीं होता, लेकिन उनमें से कुछ रिपीट हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो भी रिपीट नहीं होगा। कोई डाउट? No, sir. ठीक है, डन। आगे बढ़े। Yes. एंड टू एंड एक क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा ट्रिकी है, देखते हैं कितने लोगों को समझ में आ रहा है। फिर से बोल रहा हूँ, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, ट्रिकी है, लिखो। अ टीचर टेक्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीधे जेई लेवल का क्वेश्चन है। अ टीचर टेक्स 3 students of her class. A teacher takes 3 students of her class to an exhibition
to an exhibition as often as she can. पहले ये लिख लिया था ना सबने, ये भी लिख लेना. A teacher takes 3 students of his class या class whatever to an exhibition as often as she can. इसका मतलब ये हुआ as often as का मतलब जितनी बार भी possible हो, तो जितने भी तीन तीन के कॉम्बिनेशन बन पाए उतनी बार. She finds that she goes to the exhibition 84 times more. She goes to the exhibition 84 times more than a particular student goes. मतलब अगर मान लो मैं 10 बार जा रहा हूँ तो टीचर 94 बार जा रहा है. मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ऐड हो रहा है. मैं 20 बार जा रहा हूँ तो टीचर 104 टाइम्स बार जा रहा है ना. सबको समझ में आ गई बेटा इतनी बात? Yes. Yes, sir. फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन हर क्लास. ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं बताता हूँ. फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन हर क्लास. सर 10. 10 आएगा, ठीक है. मेथड बताओ. मेथड बोलो. सर वो टीचर लेके जा रहे हैं NC3 से और सर वो स्टूडेंट्स हैं सर, वो सर 2 स्टूडेंट एक बार में सिलेक्ट कर सकते हैं, तो N-1 C2 है. और सर उनका N-1 C2 क्यों होगा? सर क्योंकि जितने स्टूडेंट बचे उनमें से 2 स्टूडेंट एक बार में ऐसे सिलेक्ट हो सकते हैं. बचे मतलब सर कहाँ से 84 बचे? सर NC3 में से. NC3 तो बहुत बड़ा नंबर है, तो NC3 में से कितने बचेंगे? NC3 तो बहुत बड़ा नंबर है. बताओ तो, एक्सप्लेन तो करो. हो सकता है तुम्हारा आंसर तो सही है, लेकिन मुझे एक्सप्लेनेशन तो बताओ, कर क्या रहे हो? NC3 तो ठीक है, चलो. अब ये जो तुमने अगली स्टेप बोली, ये क्या है? N-1 C2 पता तो चले. बताओ. अपने आप ही ट्राई कर रहे हो ना, कहीं से सॉल्यूशन तो नहीं देख रहे? नो सर, ये पहले स्कूल में कराया था ये एक बार. स्कूल में कराया था तो समझ में तो आना चाहिए. उन्होंने क्या बताया था वो तो पता होना चाहिए. रटा हुआ आंसर मत बोलो, पूरा सॉल्व करो. रटा हुआ तो मैं तुम्हें बिना तुम्हें टाइम दिए बता सकता हूँ ना आंसर इंस्टेंट. बात ये टाइम इसलिए दे रहा हूँ, दिमाग लगाओ.
देखो मैं बताता हूँ, समझाता हूँ, एक्सप्लेनेशन देखो क्या है। एक क्लास में पहले देखना, अगर n बच्चे हैं तो टीचर कितनी बार जाएगा। अगर n स्टूडेंट्स हैं तो जितनी बार तीन तीन के कॉम्बिनेशन बन जाएंगे टीचर उतनी बार जाएगा। ये तो इन्होंने भी बताया, सबको समझ में आता भी होगा, राइट। Yes, sir. अब एक पर्टिकुलर स्टूडेंट कितनी बार जाएगा वो देखना जरा। यहाँ पर देखो, अगर मान लो ये क्लास में बच्चे 5 होते तो टीचर कितनी बार जाता, 5C3 10 बार जाता है, नहीं हर बार जाना पड़ता उनको सबके साथ। बोलो। Yes, sir. अब यहाँ देखो, एक पर्टिकुलर मान लो ए वो पर्टिकुलर है, तो ए कितनी बार जा रहा है, 1 2 3 4 5 6, बी की भी काउंटिंग करोगे तो 6 ही आएगा। तो एक पर्टिकुलर 6 बार जा रहा है, तो ऑब्वियसली ऐसे काउंट तो करूंगा नहीं। अब ध्यान से देखना क्या होगा, तो ए कितनी बार जाएगा, टोटल कितने लोग सेलेक्ट करने हैं मुझे बताओ। 3. 3। और मान लो ए को लेके ही लेके जाना है, तो ए को अगर मैंने सेलेक्ट कर लिया तो टोटल अब मुझे कितने लोग सेलेक्ट करने होंगे बचे हुए में से। 2 2 2। तो ए तो फिक्स हो गया, एक ही तरीका होगा ए को सेलेक्ट करने का। तो ए उतनी बार जाएगा जितनी बार बाकी बचे हुए में से मैं 2 सेलेक्ट कर लूंगा, 4C2। और 4C2 की वैल्यू आएगी कितने, समझ में आ गया। Yes, sir. टोटल 3 ले तो जाने, एक बार और बता दीजिए। हाँ टोटल 3 ले जाने थे। ए में लेके जा रहा हूँ तो ए को चला गया, तो एक तरीका तो ए को ले जाने का हुआ 1 तरीका। और मुझे 2 और लेके जाने हैं, क्योंकि टोटल 3 लेके जाने हैं, एक को हटा दो तो 4 में से 2, 4C2 फिक्स आ जाएगा। अब देखो एक और बात, मान लो कोई मेरे से बोले यार ए और बी दोनों कितनी बार जाएंगे, तो मैंने 2 तो आएंगे मेरे एक तरीका, तो दोनों उतनी बार जाएंगे जितनी बार बाकी बचे हुए में से मैं एक को ले जाऊं। बोलो। यस सर। क्योंकि टोटल मुझे 3 लेके जाने हैं, तो अब 2 तो आ गए, तो एक और लाना है, कितने में से बचे हुए में से 3 तरीके होंगे या नहीं होंगे। Yes, sir. तो अगर मान लो ये चार, ये मान लो A B C D E, इनमें से मुझे 4 लोग लेके जाने होते तो 5C4 टोटल तरीके होते। और कोई कहता है एक पर्टिकुलर कितने बार जाएगा, बताना एक पर्टिकुलर कितने बार जाएगा। 4C3. हाँ 4C3. 4C3, ये एक पर्टिकुलर तो आ ही गया, टोटल 4 करने हैं, तो बचे हुए में से 3 कर लो। 2 पर्टिकुलर कितने Yes, बार sir. जाएंगे, 2 पर्टिकुलर 3C2. 3C2, 2 हटा दो, 3 में से 2 और सेलेक्ट कर दो, 4 हो गए। 3 पर्टिकुलर कितनी बार जाएंगे, 2C1. 2C1 2 को हटा दो, 2 में से एक और ले लो। और 4 पर्टिकुलर तो वो तो एक ही तरीका होगा, बात ही खत्म हो गई है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो जब n कैंडिडेट थे तो सारे के सारे 3 3 के कॉम्बिनेशन इतने बने, तो ये तो टीचर चला गया इतनी बार। बचा हुआ एक पर्टिकुलर उतनी बार जाएगा जितनी बार बाकी बचे हुए में से तुम 2 सेलेक्ट कर दो, क्योंकि तुम्हें 3 सेलेक्ट कर दो। तो जितनी बार बाकी बचे हुए में से तुम 2 सेलेक्ट करोगे वो एक पर्टिकुलर जाएगा, और डिफरेंस क्या आएगा इसका, 84। कोई डाउट। So, n-1 क्यों किया? हाँ। पता है ना, एक पर्टिकुलर कितनी बार जाएगा, तो उस पर्टिकुलर को हटा दो, वो तो आ ही गया। टोटल 3 ले जाने हैं, तो बचे हुए कितने, n-1, उनमें से 2 और सेलेक्ट करने पड़ेंगे, दैट्स इट। Yes, sir. Okay, sir. टोटल 3 सेलेक्ट करने से ना एक पर्टिकुलर तो हो ही गया सेलेक्ट। अब बचे कितने, बचे आपके n-1, उनमें से 2 और सेलेक्ट कर लो, तो टोटल n-1C2 आ गया। तो NC3 minus n-1C2 is 84, राइट। Yes, sir. ठीक है, लिखो। अब लिखो नहीं, इनफैक्ट इसको सॉल्व भी करके बताओ मुझे, इसमें भी एक ट्रिक आएगी, देखते हैं। तो ये A1 बैच वालों के साथ भी मैंने एक अच्छा डिस्कस नहीं करा था, तो आज दोनों का क्लियर हो गया है।
सॉल्व करो, मुझे n की वैल्यू बताओ। Done, sir. n की वैल्यू 10 आ गई। Yes, sir. ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, देखना सब लोग जरा। NC3 कितना आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल माइनस ऑफ n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल बराबर 84, राइट। ये देखो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल को इससे कट जाएगा, तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाई 3 इंटू 2 माइनस n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 n माइनस 3 से कट जाएगा बाई 2 इज 84। अब इन दोनों से कुछ कॉमन आ जाएगा, देखो n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाई 2 कॉमन आ गया, तो ये हो गया आपका n बाई 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 84। तो ये हो गया आपका n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 आ गया 2 इंटू 3 इंटू 84। एक तो तरीका है कि पूरा थर्ड डिग्री सॉल्व करो, है ना, यहाँ पर यहाँ लिख देता हूँ, अगर वहां नहीं लिखा तो एडजस्ट कर रहा हूँ उसको मैं, आगे ना। अभी देखो जरा, पूरा सॉल्व मत करो इसको ना, 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स में ब्रेक करते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 84, 84 को लिखा 12 इंटू 7, फिर 12 को तोड़ा, ऐसा आया। फिर देखो ये आया 9 इंटू 8 इंटू 7, आया कि नहीं आया, Yes, sir. हो गया 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। सबसे बड़ा कौन सा है, n माइनस 1, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा, और उधर से सबसे बड़ा क्या है, 9। तो n की वैल्यू 10 आ गई या नहीं। Yes. तो ऐसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा तरीका थर्ड डिग्री बनाओ, और जैसे वो हिट एंड ट्रायल से एक रूट निकालते हैं, और फिर दूसरा रूट कैसे निकालते हैं, डिवाइड करके निकालते हैं, राइट। ठीक है, तो इतना बेसिक आइडिया ऑफ कॉम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आ गया। Yes, sir. एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल आ गया। बैच बी बैच वाले बच्चे बोलो सही है ना, सबको समझ में आ रहा है। यस सर, आ रहा है ईशान यस सर, आ रहा है सर। आ रहा है, एंड अक्षरा। Yes, sir. पक्का, कोई डाउट तो नहीं है। No, sir. ठीक है, इसको आज ही के आज रिवाइज कर लेना, देन इट विल बी मोर क्लियर, और अगली क्लास फिर अच्छे से होगी। एंड ट्राई टू सॉल्व एनसीईआरटी। फिर अगर कोई डाउट आता है एनसीईआरटी में तो नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस कर सकते हो, फिर अपने को डीबीपी करोगे, है ना। Yes, sir. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, जैसे मैंने एक वर्ड लेता हूँ, मान लो मैंने पिछली बार भी डिस्कस करा था, केल्विन मेरा एक वर्ड है, केल्विन। अगर मुझे 6 लेटर के वर्ड्स बनाने विदाउट रिपीटिशन, तो आंसर 6 फैक्टोरियल आएगा कि नहीं आएगा। Yes, sir. Yes. ठीक है, अगर मुझे 4 लेटर के वर्ड्स बनाने हैं तो 6 में से 4 लेटर सेलेक्ट करें, चारों को आपस में अरेंज भी कर दिया, ये भी ठीक है, डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वर्ड है, मान लो फॉर एग्जाम्पल IIT जे, 6 लेटर्स है और 6 लेटर का ही वर्ड बनाना है, तब आंसर आएगा 6 फैक्टोरियल। ये दो एक जैसे हैं, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, ये दो एक जैसे हैं, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। डिवाइड क्यों होता है, मान लो जैसे वर्ड ये है IAUI, तो अगर इसमें I रिपीट हो रहा है तो पहले जनरली तो लिखा 4 फैक्टोरियल, लेकिन 4 फैक्टोरियल में इन दोनों का आपस का अरेंजमेंट इंक्लूडेड है। चाहे मैं ये वाला I इधर कर दूं या ये वाला I इधर कर दूं, वर्ड तो सेम ही रहेगा ना। Yes, sir. Yes, sir. तो इस 4 फैक्टोरियल में क्योंकि इन दोनों का आपस का अरेंजमेंट इंक्लूडेड है, तो उसको हमें हटाना पड़ेगा। किसके इंक्लूडेड है, फैक्टोरियल में मल्टीप्लाई में होती है चीजें, तो कोई चीज अगर मल्टीप्लाई में ज्यादा हो रही है तो कम करने के लिए उसको डिवाइड करना पड़ता है। कोई चीज एडेड ज्यादा हो रही है तो कम करने के लिए सब्ट्रैक्ट करना होता है, सही है कि नहीं है।
तो इसका आंसर आएगा Yes. 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 एक जैसे 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 एक जैसे 2 फैक्टोरियल। तो दिस इज कॉम्यूटेशन, मतलब अरेंजमेंट व्हेन दी थिंग्स रिपीट, राइट ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, sir. Yes. लिख लो। चलो एक क्वेश्चन करो, फाइंड ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड, sorry, find all the words that can be formed using the letters of the word mathematics. All words. Second, words in which all the vowels are not together. All the vowels are not together. ये दो पार्ट करो। पहले टोटल वर्ड्स निकालो और फिर वो वर्ड्स निकालो जिसमें सारे वॉवेल्स एक साथ ना हो। सारे एक साथ नहीं मतलब अगर 4 हैं वॉवेल्स तो 3 एक साथ चल सकते हैं, 2 एक साथ चल सकते हैं, लेकिन सारे के सारे एक साथ नहीं चल सकते। Done, sir. ओके बेटा, Sir, done. ठीक है। हमें सारे लेटर्स निकालने हैं तो ऑल द वर्ड पहले देखते हैं। टोटल 11 लेटर्स है, 11 फैक्टोरियल। Yes, sir. डबल एम डबल ए और टी टी एच ई आई सी एस, ये सिचुएशन है। ये दो एक जैसे, ये दो एक जैसे, ये दो दो एक जैसे, ये टोटल वर्ड्स हो गए। इसमें कोई डाउट? No, sir. No, ठीक है। sir. अब No, ऑल द sir. वॉवेल्स आर नॉट टुगेदर, तो ऑल द वॉवेल्स आर नॉट टुगेदर का तरीका है टोटल वर्ड माइनस ऑल वॉवेल्स टुगेदर। सारे वॉवेल्स एक साथ रख दो और टोटल वर्ड्स में से ये वाले केसेस हटा दो, तो बचे हुए में से कम एक साथ तो नहीं होंगे सारे, चाहे 3 एक साथ हो या जितने भी, मान लो जो भी वॉवेल्स है भी देख लेंगे। वॉवेल्स है हमारे ए ई आई एम एम टी टी एच सी एस, ये 3 है कि नहीं है? Yes, sir. तो टोटल वर्ड्स तो हम निकाल चुके हैं। अब मैं निकाल रहा हूँ ऑल वॉवेल्स टुगेदर का। पहले ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर। जब भी कोई चीजें एक साथ रखनी हो तो उनको मैं क्या बोल रहा हूँ? ब्लॉक मेथड। एक ब्लॉक बना लेते हैं, सब चीजों को एक साथ रख लेते हैं। तो इन चारों को एक ब्लॉक में डाल दो, ए आई ई, ब्लॉक बन गया। एम एम टी टी एच सी एस, इनको अलग रखो। तो अब ये वर्ड लेटर्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 लेटर्स को 8 जगह लगा लो, 8 फैक्टोरियल। कोई डाउट? No, sir. जहां भी होगा ये पूरा ब्लॉक एक साथ जाएगा, तो पूरा ब्लॉक एक साथ जाएगा तो चारों वॉवेल्स इकट्ठे होंगे। समझ में आ रहा है सबको? सर 8 कैसे है? 1 2 3 4 5 6 7 और 1 ये ब्लॉक, क्योंकि सारे वॉवेल्स एक साथ रखने हैं। ओके सर। अच्छा, अब इन 8 में से रिपीटिशन है, देखो 2 एक जैसे 2 एक जैसे, तो पहले डिवाइड करो नॉर्मल मेथड से। कोई डाउट?
नो सर। राइट। अब देखो एक और बात, और ये चारों वॉवेल एक साथ है, लेकिन ये आपस में तो इंटरचेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते? Yes, sir. Yes, sir. कर सकते हैं। तो चार चीजों को चार जगह अरेंज करो 4 फैक्टोरियल, और बाई चांस इसमें से भी दो आइडेंटिकल है तो अपॉन 2 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. तो ये टोटल वो वाले, एक सेकंड, ये टोटल वो केसेस हो गए जिसमें सारे वॉवेल्स एक साथ हैं, ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर। हमने सारे वॉवेल्स का एक ब्लॉक माना, बचे हुए लेटर्स लिख के काउंट करे 1 2 3 4 5 6 7, ये ब्लॉक 8, तो 8 फैक्टोरियल। 8 में से दो एक सॉरी इसको बोलो, दो एक जैसे और दो एक जैसे, इनको मैं छेड़ नहीं रहा हूँ, इसको मैं एक मान रहा हूँ, तो डिवाइड करा, एंड ये वॉवेल्स भी आपस में अरेंज हुए 4 फैक्टोरियल, दो एक जैसे, तो ये टोटल वर्ड्स आ गए जिसमें ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर। एनी डाउट? No, sir. No, sir. अब अगर मैं इसको टोटल वर्ड्स, यानी कि ये जो मेरे टोटल वर्ड्स थे, अगर मैं इसको इससे माइनस कर दूं, तो ये जो बचे हुए वर्ड्स आएंगे, जो भी आएगा उसमें ये पक्का है कि चारों वॉवेल्स एक साथ नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? टोटल वर्ड्स में से वो केस हटा दिए जिसमें ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, sir. यस सर। वेरी Yes, sir. इंपॉर्टेंट थिंग, राइट इट डाउन। तो यानी कि जो बचे हुए केसेस हैं उसमें 3 एक साथ हो सकते हैं, 2 एक साथ हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज नोन एज ब्लॉक मेथड। व्हाट वी हैव डन इज we have found out the total word, we have found out the words containing all the vowels together, and we have subtracted them. आगे बढ़े। Yes, sir. इसमें हमने बोला है ऑल द वॉवेल्स आर नॉट टुगेदर, मतलब सारे वॉवेल एक साथ नहीं होने चाहिए। मतलब 4 है तो 3 एक साथ चलेंगे, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 2 एक साथ चलेंगे, लेकिन चारों एक साथ नहीं चलेंगे। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. यस सर। अब देखो एक और पार्ट लिखो इसमें, थर्ड पार्ट। पहला था ऑल द वोवेल्स, पहला ऑल, फिर ऑल द वोवेल्स आर नॉट टुगेदर। अब थर्ड पार्ट है नो टू वोवेल्स आर टुगेदर। अब कोई भी दो वोवेल्स एक साथ नहीं होने। तो लास्ट टाइम A1 बैच में मैंने डिस्कस करा था या नहीं ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो तुम लोग भी करो और बाकी बी बैच वाले ट्राई करो, हो जाएगा। नो टू वोवेल्स आर टुगेदर, दोनों दोनों बातों में डिफरेंस है, राइट? हाँ जी बेटा, थर्ड पार्ट हो गया, नो टू वोवेल्स आर टुगेदर। Yes, sir.
कभी भी अगर दो चीजें एक साथ नहीं रखनी होती तो हमेशा यूज करेंगे गैप मेथड। कौन सा मेथड है ये? गैप मेथड। गैप। गैप। जिन दो चीजों को एक साथ नहीं रोकना होता उनको हमेशा गैप में डालना होता है। देखो ये 4 वोवेल्स है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कंसोनेंट्स हैं। तो 7 कंसोनेंट्स को पहले 7 प्लेसेस पर लगाओ। तो 7 फैक्टोरियल, दो एक जैसे, दो एक जैसे। कोई डाउट बेटा? नो नो सर। सर। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। बोलो, आवाज नहीं आ रही मुझे किसी की। यस सर। यस सर। यस ठीक है, सर। 7 कंसोनेंट्स को 7 जगह लगा दिया। अब जो भी ये कंसोनेंट्स लगे, मान लो ये लगे एम एम टी टी एच टी एच, वॉवेल्स एक साथ नहीं, तो वॉवेल्स को इनके गैप में डालो। एक गैप, दो गैप, तीन गैप, 4 5 6 7 8, 8 गैप। वॉवेल कितने? 4। तो 8 में से 4 गैप पहले सेलेक्ट करो और उन चारों गैप में चारों वॉवेल्स डालो। और 4 वॉवेल्स में से 2 वॉवेल्स एक जैसे हैं, तो डिवाइड कर दो आंसर। ऐसा समझ में आया सबको? Yes, सर sir. एक बार दोबारा बता दो। ठीक है, पहले हमने सारे कंपोनेंट 7 जगह लगा दिए, जितने आइडेंटिकल थे उसमें से डिवाइड करा। 7 कंपोनेंट्स की वजह से 8 गैप मिले। 8 में से 4 गैप सेलेक्ट करे, चारों में चारों वोवेल्स अरेंज करे, 2 वोवेल्स एक जैसे, उतने से डिवाइड करा। एम आई राइट? यस। यस सर। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो लाइन की जगह ना सर्किल हो जाते हैं, 2 गैप तो इधर उधर के है ना, वो एक ही बन जाते, तो सब 7 चीजों की वजह से 7 ही गैप आते हैं। लेकिन अगर लाइन में है तो 7 चीजों की वजह से 8 गैप बनेंगे, है ना? ठीक है, यस सर। गैप मेथड भी समझ में आ गया ना? एक क्वेश्चन लिखो रिलेटेड टू गैप मेथड। इन हाउ मेनी वेज 10 गर्ल्स and 5 boys be seated in a row? In how many ways 10 girls and 5 boys be seated in a row so that no two boys sit together? In how many ways 10 girls and 5 boys be seated in a row so that no two boys sit together? डन सर। Done, sir. डन सर। हो गया बेटा? यस सर। Yes, sir. तुम्हारी आवाज क्यों कम आ रही है मुझे? बोलना। So done. यस। बताओ क्या कर रहे हो, मेरी मेथड बताओ। So पहले हमने गर्ल्स वन प्लेस कर दिया, है बीच में गैप है, तो पहले सबसे पहले हम जो वन गर्ल्स हैं को उनका 10 में परम्यूटेशन बिठाना है, करेंगे। तो पहले 10 गर्ल्स को 10 जगह बैठा दो, 10 फैक्टोरियल। और 10 गर्ल्स की वजह से 11 गैप आ जाएंगे। बोलो। यस सर।
Yes, sir. 11 में से 5 गैप सेलेक्ट करो, पांचों बॉयज को बैठा दो। सिंपल। Yes, sir. Yes, sir. यूजिंग गैप मेथड। अच्छा, एक चीज मैंने A1 के साथ डिस्कस कर ली थी, तुम लोग के साथ भी डिस्कस कर रहा हूँ। अगर मान लो गर्ल्स की जगह मान लो मैं लिखता प्लस साइन और बॉयज की जगह लिखता सपोज माइनस साइन, फॉर एग्जाम्पल कि 10 प्लस साइन है और 5 माइनस साइन है और हमें एक लाइन में बैठाना है ताकि माइनस साइन एक साथ ना हो, तो मेथड ये रहता, लेकिन ये 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल होता क्योंकि 10 के 10 प्लस साइंस आइडेंटिकल होते, और ये 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल होता क्योंकि 5 के 5 माइनस साइंस या प्लस साइंस भी आइडेंटिकल होते। तो आंसर सिंपली 11C5 आता। ठीक है ना बेटा? Yes, sir. Yes. ठीक है, चलो। तो ये हो गया, गैप मेथड भी हो गया हमारा, हमारा ब्लॉक मेथड भी हो गया और नॉर्मल कॉम्यूटेशन भी हो गया। इतना तो हो चुका है। एक और क्वेश्चन लिखो, इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन बी अरेंज्ड, in how many ways the letters of the word examination be arranged without changing the relative positions of vowels and consonants, without changing the relative positions of vowels and consonants. हो गया ना? मतलब ये कि जैसे फर्स्ट प्लेस पे वॉवेल है, थर्ड प्लेस पे वॉवेल है, तो वॉवेल की जगह वॉवेल ही आएगा और कंसोनेंट वाली जगह कंसोनेंट ही आएगा। ऐसा क्वेश्चन एक आध बार आया है, विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ वॉवेल्स एंड कंसोनेंट। Done. देखो, मैं पहले वॉवेल्स ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, 6 वॉवेल्स 6 जगह पर लगाने हैं। कुछ आइडेंटिकल है, E A I A I O, तो मेरे ख्याल से बस आई रिपीट कर रहा है, तो अपॉन 2 फैक्टोरियल सही है ना ऑल ऑफ यू? Sir, ये भी repeat हो रहा है. Yes, sir. 6 वॉवेल्स 6 जगह पर अरेंज कर दिए, एंड रिपीटिशन और तो कुछ नहीं है। So, एक आ. ए सर ये भी रिपीट हो रहा है। हाँ, ए भी है, तो ए भी रिपीट हो गया, बात खत्म हो गई। Yes, sir. अब कंसोनेंट देखो, 1 2 3 4 5, 5 कंसोनेंट 5 जगह लगा दो, 5 फैक्टोरियल। इसमें कुछ रिपीटिशन है, XMNPN 2, N. ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि तुम्हें ये चेक करना है कि परमुटेशन कब लगेगा, कॉम्बिनेशन कब लगेगा। इंपॉर्टेंट बात ये भी आएगी धीरे धीरे, अभी तो क्या बहुत बेसिक बात चल रही है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया था एनीवे। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं कितने बच्चे ट्राई कर पाते हैं। एक सेट है x such that x is a prime number less than 30. Find the total number of rational numbers whose numerator and denominator belong to the set A. Whose numerator and denominator belong to the set A. Done, sir.
हेलो। बेटा आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, एपेक्स इंजीनियरिंग B01, आप लोगों ने अपना टाइम टेबल देखा है आज? B01 बैच। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक, पता है ना अभी सेकंड क्लास है अभी। Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, बस टाइम टेबल देख लेना। लास्ट टाइम एक्चुअली सर्वर में इशू था। A01 वाले भी अपना टाइम टेबल देख लेना, ठीक है? Okay, sir. एक्सक्यूज मी सर। हेलो सर। हाँ बोलो हाँ बेटा। जी। सर मेरे पास आए नहीं आज टाइम टेबल ना आज की क्लास का लिंक। क्लास के बाद फोन कॉल कर लिया मेरे को, ठीक है? ठीक है सर। ठीक। पहले सारे प्राइम नंबर लिख लो लेस देन 30। कौन कौन से आएंगे बोलो, क्या लिखूं? Sir, 2, 3, 4, 3, 5, 5, 7, 11, 13 till 29. तो 45। ये आएंगे ना? yes, sir. 10 आ गए। ये बात सही है गलत है? 10P2। यस सर। 10 में से दो दो के अरेंजमेंट क्यों? मान लो मैंने दो सिलेक्ट करे 2 और 3, तो 2/3 भी चलेगा और 3/2 भी चलेगा। Yes, sir. अगर मान लो बोलता रैशनल नंबर ग्रेटर देन 1, तो मैं सिर्फ C2 लिखता। 10 में से दो दो के कॉम्बिनेशन में अरेंज नहीं करता। Yes, sir. ओनली 3/2 कंसीडर होता है, 2/3 कंसीडर नहीं होता। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, अब sir. लेकिन एक और रैशनल नंबर है जो इसमें नहीं आ रहा है 10P2 में। जैसे 2 को 2 से डिवाइड करूं या 3 को 3 से डिवाइड करूं तो एक रैशनल नंबर है 1, तो वो 1 भी आ सकता है, तो वो मैंने ऐड कर दिया। तो आंसर आएगा इसका 46 रैशनल नंबर। एनी डाउट? No, sir. No, sir. ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए हमें कि हमें आपका कब परमुटेशन यूज करना है और कब हमें कॉम्बिनेशन यूज करना है। ठीक है बेटा? एक बार और बता दीजिए क्वेश्चन। ठीक है। 10 में से दो दो के सारे अरेंजमेंट्स, तो अरेंजमेंट्स का मतलब ये होता है ना कि भाई दो दो के अरेंजमेंट्स मतलब 2/3 भी चलेगा और 3/2 भी चलेगा, 2/5 भी चलेगा और 5/2 भी चलेगा। और अगर कॉम्बिनेशन करना होता तो सिर्फ 2/5 चलता है या 5/2 चलता है, डिपेंड है ना। तो हमने 10 में से दो दो के सारे अरेंजमेंट ले लिए, उतने हमारे रैशनल नंबर बनेंगे। लेकिन एक रैशनल नंबर ऐसे बन जाएगा कि 2/2, 3/3, 4/4, सॉरी जो भी है 1, तो वो 1 इसमें नहीं आ रहा, तो वो अलग से ऐड करा है मैंने। तो सर 46 कैसे आएगा? अच्छा 10P2 सॉल्व करो ना। 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल। अच्छा गलती हो गई, सॉरी 91 आएगा। Yes, 91 तो ठीक है ना? yes. 46 तब आता है जब हमें सिर्फ एक ग्रेटर देन 1 लेने होते रैशनल नंबर। ठीक है? अक्षरा समझ में आ गया? नो सर। क्या? बताओ सर बताओ, ये क्या समझ में नहीं आया? सर 91 कैसे आया? अच्छा 10P2 समझ में आया? 10P2 की नहीं आया? आ गया सर वो तो। तो 10P2 को सॉल्व करो ना। n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। यस सर आ गया। और 10P2 क्यों लिखा? दो दो के सारे अरेंजमेंट। 10 में से दो दो को लो, 10 में से दो लो और उनको आपस में अरेंज करते चलो।
2/3, 3/2, 2/5, 5/2 है ना? यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक अरेंजमेंट से रिलेटेड वर्ड आता है डिक्शनरी का। तो एक डिक्शनरी का क्वेश्चन करते हैं। डिक्शनरी बाद में करेंगे, छोड़ो। पहले वाला क्वेश्चन तो हमने क्लास में करा भी था। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर। लिखो पहले, A1 वाले बच्चे कर चुके, रिपीट हो जाएगा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5 which are divisible by 3. 5 digit numbers which are divisible by 3. With repetition. Huh? With repetition. Without repetition. Done, sir. Done, sir. ठीक है, कितना आंसर आ रहा है? 2/6. 2/1, बी बैच वाले बच्चों ट्राई करो आराम से, टेक योर टाइम। देखो जिनका नहीं हुआ, देखो 5 डिजिट के नंबर बनाने हैं जो आपके 3 से डिविजिबल हो। तो 3 से डिविजिबल वो नंबर होते हैं जिनके डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होगा। जैसे अगर मैं 0 हटा दूं तो 1, 2, 3, 4, 5 अगर ये नंबर्स लूं तो इनको ऐड करूंगा तो 15 आएगा, और 15 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। तो यानी कि इनसे जितने भी नंबर्स बनेंगे सारे 3 से डिवाइड होंगे। कोई डाउट? नो सर। अब इन 5 डिजिट से कितने नंबर बनेंगे? 5 डिजिट को 5 जगह लगा दो तो 5 फैक्टोरियल 120 नंबर बनेंगे। सबको समझ में आ गया? Yes, sir. अब मैंने मान लो अब मैं 0 भी यूज कर रहा हूँ, तो अगर मैं 0 यूज करूंगा तो मैं सिर्फ 3 हटा सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं कोई और हटा दूंगा, 3 का मल्टीपल तो कोई और है नहीं, तो नंबर्स का सम 3 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर 3 हटा दूंगा तो नंबर्स का सम अब भी 3 से डिवाइड होगा। तो इनसे भी जितने नंबर्स बनेंगे सारे 3 से डिविजिबल होंगे या नहीं होंगे? Yes, sir. अब इनसे 5 डिजिट के नंबर कितने बनेंगे? तो पहले प्लेस पर 0 को छोड़ के कुछ भी लगा सकता हूँ, दूसरे प्लेस पर 0 लग जाएगा लेकिन जो यहाँ लगेगा वो नहीं लगेगा। तो उसी पर्टिकुलर मेथड से इतने नंबर्स बनेंगे या नहीं बनेंगे, बताओ? Yes, sir. तो ये बनेंगे 96 नंबर। तो टोटल नंबर्स कितने हो गए? 120 प्लस 96 दैट इज 216। कोई डाउट? सर 120 कैसे आया? 120 आया कि जैसे मान लो 0 हटा दो, 1, 2, 3, 4, 5 5 डिजिट है, इन 5 डिजिट को 5 प्लेसेस पर लगाने के तरीके 5 फैक्टोरियल होंगे या नहीं? यस सर। और 5 फैक्टोरियल को सॉल्व करो तो 5 फैक्टोरियल होगा 5 into 4 into 3 into 2 into 1।
उसको सॉल्व करेंगे तो 120 है। ओके सर। किसी का भी फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे मान लो 6 फैक्टोरियल है तो 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 ऐसे चलेगा ना। ओके सर। दूसरा केस है कि जब हमने 0 यूज कर लिया तो क्योंकि हमें 3 से डिविजिबिलिटी चाहिए तो हमने 3 को हटा दिया, तो 0 1 2 4 5 से जितने भी नंबर बनेंगे सब अगेन 3 से डिवाइड होंगे। तो पहले प्लेस पे 0 नहीं लगेगा तो 4 पॉसिबिलिटी, दूसरे प्लेस पे Yes, 0 sir. लग जाएगा तो जो लगा होगा वो नहीं लगा होगा, फिर से 4 पॉसिबिलिटी, फिर 3 पॉसिबिलिटी, फिर 2 पॉसिबिलिटी। तो ऐसे नंबर्स आएंगे 90 से, दोनों को ऐड करेंगे तो 120 प्लस 96 होगा 216। तो टोटल नंबर ऑफ सच नंबर्स विल बी 216। सर स्क्रीन नहीं आ रही सर। अब बेटा हो गया, ये कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। यहाँ तक का सारा समझ में आ रहा है? मैं फिर से बोल रहा हूँ बिकॉज इट इज अ फर्स्ट क्लास, तो ट्राई टू सॉल्व योर एनसीईआरटी एज फार एज पॉसिबल। जितने भी क्वेश्चन हो जाए एनसीईआरटी के कर लेना, तो एक रिवीजन हो जाएगा, है ना? यस सर। Yes. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी मैं बिल्कुल भी लेवल नहीं बढ़ाना चाह रहा, मैं बहुत इजी इजी बातें सोच रहा हूँ कि बिल्कुल एग्जैक्टली बेसिक बेसिक चीजें करा दूं तुम्हें, है ना? Find the total number of 4-digit numbers that can be found using these digits which are divisible by 4. Total number of 4-digit numbers which are divisible by 4. Try करो। So with repetition. So with or without repetition. हो रहा है ना बेटा? 4 से डिविजिबिलिटी कैसे पता लगती है पता है? Yes, sir. Last 2 digit. Yes, sir. 4 से डिविजिबिलिटी बताओ। 100 और वंस प्लेस जो है वो डिविजिबल होनी चाहिए। सॉरी, टेंस और वंस प्लेस डिविजिबल बाय 4। Last 2 digit. जिस नंबर की लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होंगे ना, वो नंबर भी 4 से डिवाइड होगा, ठीक है? जिस नंबर की लास्ट की 2 डिजिट, जैसे 4 1 2, तो 1 2 12, तो लास्ट की 2 डिजिट, तो 12 4 से डिवाइड हो रहा है तो 4 1 2 भी 4 से डिवाइड होगा, ठीक है ना बेटा? यस सर। जस्ट एक बार ट्राई करो। सर 1200।
है ना, वही सुनेंगे। सर 120 जोर से बोलो बेटा। सर 120 120। तुम्हारी आवाज आ तो रही है लेकिन धीरे क्यों आ रही है? वन 120 देखते हैं अभी, एक सेकंड रुको जरा, लाइट हो गया। लास्ट की 2 डिजिट सेलेक्ट कर लो, कौन कौन सी होगी। 12 पॉसिबल है विदाउट रिपीटेशन, 16 पॉसिबल है, 24 पॉसिबल है, 32 पॉसिबल है, 36 पॉसिबल है। 40 की सीरीज में कुछ नहीं है क्योंकि 44 में रेपिटेशन है। 52 पॉसिबल है, 56 पॉसिबल है, 72 पॉसिबल है, 76 पॉसिबल है। लास्ट के पेज पर यही 2 डिजिट आ सकती है। समझ में आ रही है बात या नहीं? Yes. सर जोर से बोलो। 64 सर 64 देखते हैं आंसर, अभी मैं कर लूंगा तब बताऊंगा। फिलहाल समझ में आया मैंने क्या लिखा है? अगर Yes, 4 sir. से डिविजिबल नंबर बनाना है तो लास्ट के 2 प्लेस पे बस यही पॉसिबिलिटी है हमारे नंबर्स में। पहले मैंने 1 की सीरीज में देखे, फिर 2 में देखे, फिर 3 में, और रिपीटिशन वाले देखे नहीं। तो यानी कि अगर 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 64 भी तो आएगा। 4 5 6 7 8 9, तो लास्ट के 2 प्लेस में 9 तरीके से भर सकता हूँ। बात कर रहा हूँ, बात समझ में आ गई? यस अब बचे 2 और प्लेस, तो 2 डिजिट, इनमें से कोई 2 डिजिट तो गायब हो गई, यहाँ लग गई। बची कितनी? 5। 5 को 2 जगह लगा दो, 5p2। 5p2 लिखो, 5 into 4 लिखो, 5p2 into 2 फैक्टोरियल लिखो, सब एक ही बात है। ये भी एक ही बात है, ये भी एक ही बात है, ये भी एक ही बात है। ऑल ऑफ यू क्लियर? सर आपने 64 नहीं लिखा। अब बेटा, सर यहाँ पे 64 की पॉसिबिलिटी आएगी। ओह यस, गुड गुड, वेरी गुड। 64 में लिखना भूल गया, सही है। चलो अच्छी बात है, तुम लोग मिस्टेक भी पॉइंट आउट कर दे रहे हो, इससे अच्छा है। 62 यानी कि 64, सॉरी, तो इसको मैं 10 तरीके से पढ़ सकता हूँ, तो 200 नंबर्स हो जाएंगे शायद। कोई डाउट? अक्षरा, ईशान, मिलन भारद्वाज, बताओ बेटा। No, sir. पक्का? Yes, और sir. एनसीईआरटी करना आराम से, टेक योर टाइम। क्वेश्चन नहीं हो रहे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करना, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना जो जो मैंने क्लास में बताया है, ठीक है ना? Okay, sir. रिवाइज, बस इसका मेन अपनी तैयारी का मूल मंत्र यही है कि पहली क्लास में, मैथ्स की पहली क्लास ऐसी हो जाती है टॉपिक में जो एनसीईआरटी के लिए सफिशिएंट होती है। उसके बाद एनसीईआरटी कर लो, बेसिक बन गए, और फिर स्टार्ट हो जाओ क्लास से, डीपीपी से और बुकलेट से। और रोज का रोज करो। 2 घंटे की रिक्वायरमेंट है, 4 घंटे पढ़ो। 4 घंटे की रिक्वायरमेंट है, 5 घंटे पढ़ो, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ो। होता क्या है, रिक्वायरमेंट 4 घंटे की होती है, पढ़ते आधा घंटा है। ऐसा ही होता है, नहीं होता? और क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व करने हैं बिना सपोर्ट लिए, वरना कोई फायदा नहीं है, एक बात। और दूसरी बात ये है कि अपने घंटे नहीं काउंट करने हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं यार हम तो बहुत पढ़ते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। प्रोडक्टिव स्टडी होनी चाहिए, हमने अपने आप कितने क्वेश्चंस करें, स्मार्ट स्टडी। रातों रात नहीं पढ़ना है, पढ़ना है जितना भी अपने आप ढंग से समझ के अप्लाई करना सीखना है। हमें क्वेश्चन सॉल्यूशन देख देख के 1000 क्वेश्चन नहीं करने हैं, हमें बिना सॉल्यूशन देके 10 क्वेश्चन करने हैं, वो इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है ना? Yes, sir. चलो ठीक है, आई एम वाइंडिंग द क्लास, जस्ट रिवाइज योर एनसीईआरटी फ्रॉम द फर्स्ट क्लास, वी विल कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट क्लास, राइट? शायद कल ही है वो। Yes. ओके सर। ओके बेटा, बाय। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग। सर मेरे बायनॉमियल थ्योरम में कोई डाउट है? तो बेटा कल पूछ लेना, बता दूंगा, ठीक है? Okay, अच्छा हाँ, तुमने आज भेजे थे क्या, तुम्हारे ही थे वो डाउट? यस यस सर। तुम्हें तभी बताना था, अब तो खैर मैं कल बता दूंगा, ठीक है? ओके सर। ठीक है बेटा, ओके।